हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो सभी परीक्षाओं में हुए एग्ज़ाम से जितनी भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला ये वीडियो है। और ये आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेगा जिसमें भी हिंदी से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे और स्पेशली मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ये 50 क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हमने 3 वीडियो ला चुके हैं अपने चैनल पे, इसी चैनल पे। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी पहले देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें बताना है कि इन सभी में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजनों या दो वर्णों के मेल से बनता है, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। झ क्या होता है, ये स्पर्श व्यंजन होता है। झ क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये छ क्या होता है ना, क और प्लस स के मेल से बना होता है। किसके, क और स के मेल से बना है, दो वर्ण के मेल से बना है। त्र भी क्या है, ये भी त प्लस र के मेल से बना है। और ये ज प्लस इ के मेल से बना है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये स्पर्श व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ होगा। तो इसमें ध क्या होता है, ट वर्ग का नहीं है। ध क्या है, त वर्ग का नहीं है। अब वर्ग क्या होता है, तो हिंदी वर्णमाला में ना 5 वर्गों में बांटा गया है और पांचों का क्या होते हैं, ये किसी न किसी स्थान को स्पर्श करते हैं। इसी आधार पे इसको वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं और टोटल वर्गों की संख्या 5 होती है। तो वर्गों के जितने भी सारे वर्ण मिला के कितने होते हैं, 25 होते हैं। क वर्ग में क से लेकर अंग तक का, च वर्ग में च से लेकर य तक का, ट वर्ग में ट से लेकर अण तक का, त वर्ग में त से लेकर न तक का, प में प से लेकर म तक का। ये कुल 25 होते हैं और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है ना, छ जो वर्ण है, छत्री छ, इसका किस वर्ण के बाद आता है। तो इसमें हमको बताना है। तो देखिए, इसमें ना क्या होता है, देखिए हम छत्री छ को किस संयुक्त व्यंजन है और ये किसके मेल से बनता है, क और प्लस स के, क्या होता है, क और स के मेल से बना है। तो ये किसके बाद आएगा, क के बाद ही तो आएगा छत्री छ। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश में छत्री छ का क्रम क के बाद आता है। ठीक है, और क प्लस स के मेल से बना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो इसमें हमको बताना है ना, हिंदी वर्णमाला में इन सभी के आधार पे कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा। तो यहाँ देखिए, री, उसके बाद ग, री के बाद ग आएगा। री, इसमें क प्लस स हो गया। इसमें क्या होगा, री अड़ आ गया, इसमें भी री अड़। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, री, री छ, रिक्ष क्या हो जाएगा, री प्लस क प्लस स प्लस अ। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्ष। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। आँख, आग, आकार और आँच। तो इसमें हमको बताना है हिंदी शब्दकोश में कौन आएगा।
तो देखिए अ होगा और अंग होगा, अंग, ख, अ। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, आँच में अ प्लस च प्लस अ, आकर में आ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ, आग में आ प्लस ग आ प्लस अ हो जाएगा। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये जितने भी ना अनुस्वार होते हैं ना सबसे पहले आते हैं, तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आँख। ठीक है, आँख। और जो ये अंग है, अंग वाला ये सबसे पहले होगा, तो इसमें च है और इसमें ख है, तो इस कौन सा होगा, ख पहले आता है कि च, तो फिर ख आता है, तो ख, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवा हैं। अयोगवा का अर्थ क्या होता है, योग न होने वाला या जिसके साथ योग न हो। ये ध्वनियाँ न तो स्वर ही होती हैं और न ही व्यंजन होती हैं, परंतु इसका प्रयोग ना स्वर की सहायता से किया जाता है। इसका प्रयोग स्वर की सहायता से किया जाता है। इनका जातीय योग न तो जातीय योग स्वर के साथ होता है, न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसे अयोग वाक कहते हैं। और तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो कौन सा है, तो ये हमको बताना है। इसका तो हम लोग मात्रा का प्रयोग तो करते हैं मगर इसको ना ही स्वर में गिनते हैं ना ही व्यंजन में, तो क्या हो जाएगा, अंग और अ। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, ये इन दोनों को मिला दिया जाए तो 13 होता है, बट इसका न हम स्वर में काउंट करते हैं न ही व्यंजन में काउंट करते हैं, ये क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ये ऑप्शन है, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। बी ऑप्शन है, अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है। इसे इसे क्या है, बिंदी, यहाँ पे क्या है, इसे बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है और इसे चंद्र बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। इसे कैसे, चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन अनुस्वार के संबंध में उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। तो इसमें इसे चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है, ये अनुपयुक्त है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे आने वाला व्यंजन क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, जैसे नाक, ये सांस, अंश, अंश, स। देखिए अंश, पंच, तो आगे आने वाला प्रभावित हो रहा है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है, ये भी सही है। इसे चंद बिंदी के रूप में लगाते हैं, बिंदी के रूप में, तो ये भी सही है, बट इसको हम लोग चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा गलत है, तो यही। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्रबिंदी का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, जैसे इसका उच्चारण हम म के रूप में करते हैं, अब बिंदी लगाते हैं, जैसे संपूर्ण, तो स प बिंदी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम संपूर्ण लिख रहे हैं, देखिए सम, यहाँ पे पूर्ण लिख दिए, तो क्या हो जा रहा है, ये संपूर्ण हो जा रहा है ना, तो ये पंचम वर्ण का म का उच्चारण होता है इससे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अंग व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, असंयुक्ताक्षर है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुस्वार है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह
क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, जब एक ही वर्ण का दोहराव होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? युग्मक या द्वित्व ध्वनि हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, युग्मक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि। तो इसमें बता रहा है संबल, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका संबल में संपृक्त ध्वनि होगा। कौन सा ध्वनि होगा? उच्चारण के दृष्टि से संबल में ना संपृक्त ध्वनि का होगा। और जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के संयुक्त से हो जाए और तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाता है। यहाँ पे देखिए स और यहाँ पे म और ब का क्या हो रहा है? संयुक्त ध्वनि है। तो इस आधार पे इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य महाप्राण है, ख महाप्राण कंठ है, त अल्प प्राण दंत है, और म ओट्स और सघोष है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा गलत ऑप्शन है? तो देखिए च तालव्य तो है बट अल्प प्राण है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ ना मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से? स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको स्वर कहते हैं, और जिसका उच्चारण किसी की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ। तो देखिए ग्रीवा ध्वनि ना देवनागरी लिपि का नहीं है। जो देवनागरी लिपि का ये ग्रीवा ध्वनि नहीं होता है। देवनागरी लिपि में मूर्धा, दंत, कंठ, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, ये सब ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए कच्छा का शुद्ध उच्चारण क छा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला कच्छा सही है। क आधा फिर क सा, कच्छा, तो ये इसमें क्या पूछा जा रहा है? शुद्ध, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा है? स, ज, ग और ज नासिक के व्यंजन। तो जिसका उच्चारण नाक से हो उसको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जिन वर्णों का उच्चारण निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है ना? नाक से होता है। ये ज नहीं है, ये क्या है? ये ज नहीं है, ये क्या है? य है। ये क्या है? य वर्ण है। ठीक है, तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, य। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो देखिए मात्र में मा प्लस त प्लस र, मूर्धा में मु क्या हो जाएगा? म प्लस उ प्लस र प्लस धा, आ हो जाएगा। क्रम में भी क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ हो जाएगा। मातृभूमि में मा म प्लस आ त री भ उ म ई हो जाएगा। तो इस आधार पे इसमें र नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि इसमें र व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि में नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोग, अयोगवा, अंतस्थ, आकारांत, अकारांत। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिन वर्णों के ना अंत में क्या आता है?
अ का उच्चारण होता है उसे आकारांत कहते हैं। ठीक है। अनुस्वार एक ऐसी ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अंग और अह क्या होता है, अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। और र य र ल व अंतस्थ होता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। तो यहाँ पे ओ का मात्रा छूट गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक है। और दंत से किसका उच्चारण होता है, त वर्ग का। प ओठ से प वर्ग का, कंठोष्ठ से उ और औ का होता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अगला, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। और छ संयुक्त व्यंजन है। और डी है विसर्ग कंठ्य वर्ण है। तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ना, दो। देखिए अशुद्ध पूछ रहा है तो ये पहला ही अशुद्ध है। क्या होता है ना, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। और हिंदी में ना ज प्लस य उच्चारण परंपरा से भिन्न है। ज और प्लस ज्ञ का ज और य के योग से बना है, परंतु उच्चारण इनका दोनों का भिन्न होता है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से इसको उच्चरित करते हैं। तो इस आधार पे, और ये भी छत्री छ क्या होता है, संयुक्त है। और विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से होता है। तो ये तीनों सही हैं और यही एक गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, ए ऑप्शन गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें से हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। और तीसरा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा है केवल तीसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, और केवल पहला और दूसरा, कि केवल पहला, कौन सा इसमें से सही है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों सही है। क्या है, ये तीनों सही है। कि क्या होता है ना, तीनों सही हैं। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि होता है। और वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक सांस निकलती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, प, ब, म, थ। तो इसमें इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, म। म क्या होता है, अनुनासिक होता है। ये पंचमाक्षर भी है। तो इस आधार पे ये सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है द। देखिए इसमें हमको क्या बताना है, दीर्घ का, तो द क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद क्या है, द प्लस री प्लस र की अ, कि द प्लस र प्लस उ प्लस ग, कि द प्लस री प्लस ग, कि द प्लस र कि अ उ ग अ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका सही कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, द प्लस री प्लस र प्लस ग, तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न। तो इसका सही क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, तो उद्यान का इसमें से चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा उ द य। द य में इस अगर हम द और प्लस य करते हैं ना, तो ये बन जाता है ध। तो क्या हो जाएगा उ द य आन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण किसको कहते हैं, ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है।
ह क्या होता है, इसका ह का कई नाम है। तो इसको इसका एक नाम काकल्य है, काकल्य वर्ण भी है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुला रहता है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और अड़ क्या है, अड़ और ट अड़ पंचमाक्षर व्यंजन है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए, र का विवरण है, र का विवरण बताना है। तो र क्या हो जाएगा, देखिए, र का वर्त्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। तो इसमें से हमको बताना है क्या है। तो देखिए, वर्तस्य का मतलब क्या होता है, वर्तस्य ध्वनि, तो जिसका उच्चारण दांत एवं मसूड़े से मिलने का वह स्थान अर्थात दंत मूल को ही क्या कहते हैं, वर्तस्य कहते हैं तथा इसका विशेष स्थान से उच्चरित ध्वनि वर्त्य ध्वनि कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, स वर्ण वर्तस्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। लुंठित क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग क्या करता है, मुड़ के वर्त्य शीघ्रता से स्पर्श करते हुए लुंठित ध्वनि निकलता है ना, उसे लुंठित ध्वनि कहा जाता है। और जिह्वा में क्या होता है ना, कंपनता के कारण इसको लुंठित भी कहते हैं। ठीक है। सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, और य, र, ल, व, ह, ये क्या होता है, सघोष है। अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो इस आधार पर र का क्या हो जाएगा, र का पहला ही सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो क्या कौन सा अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। तो य क्या हो जाएगा, अर्धस्वर। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, क, ग, घ और घ। तो ग और ख और घ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्पर्श, तो स्पर्श ये सारे हैं। कंठ्य, तो कंठ भी सारे हैं। अघोष, अघोष क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। महाप्राण ख, तो ये क्या हो जाएगा, अघोष और महाप्राण भी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया जाता है तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिखित भाषा का जो भी हम लोग ना मूल ध्वनियाँ मान लेते हैं और जो लिपि चिन्ह माना जाता है उसे ही, और जिस रूप में हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। ज, आ, च, ट, ई, अ और प। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ई और ई पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग माना जाता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो हमको बताना है किसमें इन सभी में री का मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा वृष्टि। इन सभी में र का प्रयोग हुआ है, वृष्टि में री का प्रयोग हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, ये यह स्वर नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां कंपन करता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। मूर्धन्य, मूर्धन्य है कि एक मूर्धन्य है, वो ये थोड़ा सा गलती हो गया है, वर्ड से है, क्या है, व आधा त फिर क्या है स, वर्ड से है कि काकल्य है कि कंठ है। तो हमको बताना है कि जिस ध्वनि के उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
वो उसको हम लोग उस किसके अंतर्गत रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, काकल्य। ये काकल्य है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द या वर्ण के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में त्र का स्वर नहीं है। त्र बताना है, तो सॉरी, ये त्र ना होके ये क्या है, री है। क्या है, ये पूछ रहा है ना, इसमें से किस शब्द में री का स्वर नहीं है। तो कृपा में है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, आज में नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिह्वा की ये नोक जब ऊपर की ओर दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से को स्पर्श में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करता है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है, क्या वर्ड से कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड से कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में आ ध्वनि का समावेश है अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी में। अब आइए, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।